हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। तो फ्रेंड्स, MP टेट वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम्स के लिए ये हमारे बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास रहेगी, जिसमें हम मानव शरीर के तंत्र पढ़ रहे थे। तो आपका पाचन तंत्र पूरा क्लियर हो चुका था और श्वसन तंत्र जो है उसका भी एक लेक्चर हो चुका है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें सारी बेसिक चीज़ें आपको बताई हुई हैं। तो आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि जो अगला सेशन रहता है वो तभी समझ में आपको आएगा जब आप इससे पहले वाला लेक्चर देख चुके होंगे, क्योंकि वहाँ पर आपकी सारी बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो आपको आगे की चीज़ें जो हैं वो समझ आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज श्वसन तंत्र में कुछ चीज़ें छूट गई थी। मतलब जो श्वसन होता है वो पढ़ने या अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो श्वसन होता है वो क्या कहलाता है। ठीक है, ये संपूर्ण प्रक्रिया किन चरणों से होकर के गुजरती है। तो इससे पहले वाला लेक्चर आप देख लें, इसके बाद इस सेशन को देखेंगे तो हर एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। और हमारी अभी तक जो बायोलॉजी की क्लासेस हैं 53 क्लासेस हो गई हैं, जिसमें हमने आपकी पात्रता परीक्षा के अकॉर्डिंग ही जो सिलेबस है उसके अनुसार क्लासें आपको दी हुई हैं। तो जैसे आपका फर्स्ट जो टॉपिक है सजीव जगत, वो क्लियर कराया। इसके बाद आपके जो पूरे जगत हैं, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली जो होती है, तो 2 जगत से लेकर के कैसे 3 जगत पद्धति बनी, कैसे 4 जगत पद्धति आई, क्या कमी रही तो 5 जगत पद्धति आई। फिर 5वां जगत आपको पढ़ाए पादप जगत क्या है, पादप जगत का पूरा वर्गीकरण आपको पढ़ाया। ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, टेरिडोफाइटा क्या होते हैं, आवृतबीजी अनावृतबीजी क्या कहलाते, किसके अंतर्गत कौन से पौधे आते हैं, जड़ तना पत्ती, इनका पूरा स्ट्रक्चर आपको बताया। पुष्प क्या होता है, पुष्प का कौन सा भाग खाया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद आपको जंतु जगत पूरा पढ़ा चुके हैं, तो आप वो लेक्चर ज़रूर देख लें। और यहाँ पर आपकी पूरी NCERT आप उठा करके देखिए, तो NCERT में भी इतना डाटा नहीं मिलेगा, क्योंकि NCERT में क्या होता है कि जैसे मान के चलिए आपने 9th की NCERT उठाई, ठीक है, तो उसमें आप देखिए जैसे आप किसी टॉपिक को देखेंगे तो शॉर्ट चीज़ें दी गई होती हैं। कुछ टॉपिक की कुछ टॉपिक बहुत अच्छे दिए हैं, ठीक है, लेकिन आपको उतने शॉर्ट में यदि आपका काम नहीं चलता है तो आपको उससे आगे की चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो यहाँ आपकी NCERT तो क्लियर होगी ही, साथ ही साथ अदर जो ऑथेंटिक बुक्स होती हैं उनका डाटा भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो आज की क्लास में हम श्वसन तंत्र का सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसमें आपका जो है श्वसन 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले होता है आपका बाह्य श्वसन। ठीक है, तो बाह्य श्वसन में हमने चीज़ें देखी थी। बाह्य श्वसन जो होता है, जो हम श्वास लेते छोड़ते हैं, इस पर डिपेंड होता है। मतलब श्वास लेने की क्रिया जो हमने श्वासोच्छ्वास पढ़ा हुआ था, श्वासोच्छ्वास क्या कहलाता, ब्रीथिंग क्या कहलाती है, तो श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया कहलाती थी। अब ये भी 2 प्रकार का, एक तो हम श्वास को अंदर ले रहे हैं और एक बाहर छोड़ते हैं, तो निःश्वसन और औच्छ्वास, बाहर सांस को छोड़ना। ठीक है, तो किसमें कौन सी गैसें हम अंदर लेते हैं, कितने % लेते हैं, कितनी % गैसें हम बाहर छोड़ते हैं, ये हमने कल के लेक्चर में पढ़ लिया था। इसके बाद आपका जो दूसरा प्रकार होता है श्वसन का, वो होता है आपका गैसों का परिवहन। तो ये भी हम आपको कल के लेक्चर में बता चुके थे कि गैसों का परिवहन किस प्रकार से होता है। और जो आपका पूरा नासा मार्ग होता है वो कौन कौन से चरणों से होकर गुजरता। सबसे पहले आप देखते हैं मुख में हमारे बड़ी सी नाक होती है, जिसे हम नासा छिद्र कहते हैं, तो ये केवल श्वास लेने का माध्यम होता है। फिर इसके अंतर्गत बाल पाए जाते हैं, जो धूल कणों को और अदर जो हानिकारक कण होते हैं उनको अंदर जाने से रोकते हैं। फिर इसके अगला जो भाग होता है नासा छिद्र के बाद, वो होता है आपका नासिका कपाट। तो नासिका कपाट में म्यूकस के जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, फिर उसके आगे चलते हैं तो आपका होता है फेरेंक्स। फेरेंक्स के बाद होता है आपका लैरिंक्स। ठीक है, जैसे हम स्वर यंत्र कहते हैं, यहाँ से छींकना या फिर आपका ध्वनि नियंत्रण करता है। इसी में आपका जो स्वर यंत्र होता है लैरिक्स होता है, इसमें आपका एपिग्लोटिस पाया जाता है। मतलब जो ग्रसनी होती है उस वहाँ से आपके दोनों चीज़ें जाती हैं, मतलब आपका भोजन भी जाएगा और आपकी सांस भी जाती है। तो इसके मध्य में जो है आपके स्वर यंत्र में एपिग्लोटिस रहता है। ठीक है, ये रिवाइज करने के लिए है, जिन्होंने पहले क्लास देख ली है उनके लिए। ठीक है, और जिसने नहीं देखी पहले देख लें, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए यहाँ पर। और यहाँ से खूब क्वेश्चन बनते हैं, आपको किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं और आपका केवल मेन सब्जेक्ट पूछा जाना है। तो फिर तो आपको और डीप में चीज़ें पढ़नी चाहिए। ठीक,
तो जो आपका स्वरतंत्र होता है, लैरिंक्स जो होता है, इसमें आपका एपिग्लोटिस होता है। जब हम कुछ खाते हैं, ठीक है, क्या कुछ खाते हैं तो वो आपकी जो श्वास नली होती है उस स्थान को बंद कर लेता, ताकि हमारा जो भोजन है वो श्वास नली में ना जा करके सीधा कहाँ चला जाए, आपकी ग्रास नली में। और जब हम श्वास लेते हैं तो ग्रास नली को बंद कर देता है, ताकि हम जो श्वास ले रहे हैं वो आपकी श्वास नली के माध्यम से फेफड़ों से मतलब पूरे शरीर में फैलता, इसका प्रक्रम चलता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें बता चुके थे। इसके बाद आपका ब्रोंकियाई आता है, फिर ब्रोंकियोलेस आता है। ठीक है, इसके बाद आपका जो है रक्त और एल्विली आता है, फिर रक्त आता है। रक्त के माध्यम से फिर आपका पूरा जो श्वास होता है वो कहाँ फैल जाता है, कोशिकाओं में। तो ये एक पूरा क्रम होता है। और जो श्वास लेने में हेल्प करता है वो आपका क्या होता है, तो वो आपका होता है, इसके पहले हमने आपको बताया था कि श्वास को जो डायाफ्राम होता है वो मदद करता है, मतलब ऊपर की ओर धकेलता है। जैसे हम श्वास अंदर ले लेते हैं तो बाहर भी तो निकालनी होती है, यदि बाहर नहीं निकालते तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जब कभी एक्सीडेंट वगैरह होता है और सब कुछ ठीक होता है और अंदर का डायाफ्राम टूट जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, क्योंकि वो श्वास तो ले लेगा लेकिन जो डायाफ्राम है वो टूट जाने के कारण श्वास को बाहर नहीं छोड़ पाता है। तो जो आपका सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है वो होता है आपका डायाफ्राम, जो कि श्वास बाहर निकालने में नीचे से फेफड़े को धक्का मारता है और श्वास आपकी पूरे प्रक्रम से होती हुई बाहर जाती है। ठीक, इसके बाद गैसों का विनिमय। तो जो आपका बाह्य श्वसन होता है वो 2 चरणों में होता है। एक तो आपका स्वाक्षोश्वास, जिसमें दो चरण होते हैं स्वाक्षोश्वास में। एक आपका निःश्वसन, एक उच्छ्वास, श्वास बाहर लेना, श्वास छोड़ना। ठीक है, फिर इसके बाद होता है दूसरा गैसों का विनिमय। गैसों के विनिमय के बाद जो दूसरा प्रकार होता है आपके श्वसन का, उसको आज के सेशन से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर दूसरा जो प्रकार पढ़ते हैं वो होता है गैसों का परिवहन। वैसे हम ये आपको बता चुके हैं, जो आपने नासा मार्ग पढ़े हुए हैं उन्हीं में आपके जो ये परिवहन होता है वो चलता है। फिर भी यहाँ हम देख लेते हैं कि ऑक्सीजन का परिवहन किस रूप में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का किस रूप में होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं। तो गैसों का परिवहन, गैसों अर्थात ऑक्सीजन। अब हमारे जो श्वसन तंत्र है उसमें कौन कौन सी गैसें इंपॉर्टेंट हैं, तो सबसे पहले तो आपकी जो है ऑक्सीजन गैस है, क्योंकि यह जीवनदायिनी गैस है, इसको हम ग्रहण करते हैं। और छोड़ते कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ 2 ही गैसें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा आपकी नाइट्रोजन गैस होती है। तो जितनी भी वायुमंडल में पाई जाती उतनी ही हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2 को ग्रहण करते हैं, लेकिन छोड़ते कितनी हैं, तो यहाँ पर नाइट्रोजन तो पूरी की पूरी छोड़ देते हैं। ठीक है, मतलब 78%, लेकिन जो ऑक्सीजन होती है उसमें 4% का लॉस हो जाता है। और जो 4% जो ऑक्सीजन होती है उसका हमारे शरीर के द्वारा इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो देखिए, गैसों अर्थात ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना और पुनः फेफड़ों तक वापस आने की क्रिया को गैसों का परिवहन कहते हैं। तो परिवहन का मतलब ही क्या है कि जो चीज़ अपने स्थान से कहीं गई है लौटकर उसी स्थान पर वापस आना, तो यही होता परिवहन। तो हमारे श्वसन तंत्र में कौन कौन सी गैसें आवश्यक है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक तो यह फेफड़ों में है, तो फेफड़ों से कहाँ जाएगी, पूरे प्रक्रम से होती हुई आपके शरीर के विभिन्न बॉडी पार्ट्स तक जाएगी, कोशिकाओं तक जाएगी, और फिर पुनः से कोशिकाओं से कहाँ आएगी, तो आपके फेफड़े तक वापस आएगी। तो यही पूरा जो प्रक्रिया है, यही जो प्रक्रम है पूरा, क्या कहलाता, गैसों का परिवहन कहलाता है। अब श्वसन गैसों का परिवहन रुधिर परिसंचरण तंत्र से की सहायता से होता है। अब आप कहेंगे कि जो आपका गैसें हैं वो विभिन्न शरीर की कोशिकाओं तक जा रही हैं, तो इसको ले जाने का कार्य कौन करता है, तो आपका यदि रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद कर दिया जाए और श्वसन, जब आप रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद हो जाएगा तो श्वसन तंत्र ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। और जब ये दोनों बंद हो जाते हैं तो व्यक्ति का जो शरीर है वो ठंडा पड़ जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये पूछा गया था। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर शायद 2018 का है। ठीक है, तो देखिए वहाँ पर नेक्स्ट है। अब यहाँ पर हमारी जो गैसें इंपॉर्टेंट हैं वो कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले ऑक्सीजन है। तो इसका परिवहन किस टाइप से होगा, तो देखिए, सबसे पहले ऑक्सीजन का परिवहन जो है मुख्यतः रुधिर में पाए जाने वाले लाल वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। एक क्वेश्चन, रुधिर में पाए जाने वाला वर्णक कौन सा है, तो हीमोग्लोबिन है। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन का परिवहन है वो किसके द्वारा होता है, तो रुधिर में जो आपका वर्णक उपस्थित है हीमोग्लोबिन, उसके द्वारा। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन जो होता है इसे HB कहते हैं।
तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन से संयुक्त होगा और एक अस्थायी यौगिक बना देगा जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे। यहाँ देखिए, और यह जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा यह एक भौतिक परिवर्तन होता है। तो आपको ये भी पढ़ने हैं केमिस्ट्री में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है, या जैसे कह दिया कि बर्फ़ का पिघलना किसका उदाहरण, मोमबत्ती का जलना। तो ये भी आपको केमिस्ट्री में पढ़ने हैं। तो देखिए ऑक्सीजन का परिवहन किससे हो रहा है, सबसे पहले याद रखेंगे रुधिर में पाए जाने वाले वर्णक हीमोग्लोबिन से। अब जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन से संयोग करेगा और क्या बना देगा, अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। अब यह जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है यह रुधिर परिसंचरण के द्वारा शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में जाएगा। अभी आपको बताया कि जो आपका रुधिर परिसंचरण है वो किस में हेल्प करता है, तो आपकी जो श्वास है उसको आपके फेफड़ों से शरीर के विभिन्न बॉडी पार्ट्स कोशिकाओं तक ले जाने का कार्य करेगा। ठीक है, तो अब क्या बन गया हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और यह रुधिर परिसंचरण के द्वारा शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचता है और कोशिकाओं में ऑक्सीजन जो होता है उसका आंशिक दाब कम रहता है। इस कारण से जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है इसका विखंडन पुनः से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में हो जाता है। मतलब जैसा पहले था ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन उसी रूप में पुनः से वापस आ जाता। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है। तो इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होकर ऊतकों में प्रवेश कर जाती है और हीमोग्लोबिन आपका जो है रक्त में रह जाता है। अब देखिए हीमोग्लोबिन बैंगनी रंग का होता है जबकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन चमकदार लाल रंग का होता है। ऑक्सीजन की कितनी मात्रा का संयोजन हीमोग्लोबिन से होगा, मतलब ऑक्सीजन की कितनी मात्रा हीमोग्लोबिन से मिलेगी, यह ऑक्सीजन के आंशिक दाब और रक्त के पीएच मान पर निर्भर करता है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा शरीर के अंदर ऑक्सीजन से संयोग करेगी, तो यह किस पर निर्भर करता है, तो यह ऑक्सीजन के आंशिक दाब पर निर्भर करता है और रक्त के पीएच मान पर निर्भर करता है। तो हमें ये पीएच मान भी पढ़ने हैं, जो आपकी केमिस्ट्री होती वहाँ पर पूछ लेते हैं पीएच मान। ठीक है, जैसे अभी हमने हमारा पाचन तंत्र पढ़ा तो वहाँ जैसे जठर रस था उसका पीएच मान कितना होता आपके। इसके बाद हमने जो पित्तरस होता है इसका पीएच मान कितना होता है, अग्नाशयी रस का पीएच मान कितना होता है। तो ये आप एक जगह लिखते जाएं सारी चीज़ों को। ठीक है, अब देखिए हीमोग्लोबिन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। जो हीमोग्लोबिन होता है इसको श्वसन वर्णक कहते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहा जाता है। तो पूछ सकते हैं कि हीमोग्लोबिन कहलाता है, तो ये श्वसन वर्णक है। ठीक है, यह दो भागों से मिलकर बना है। प्रथम भाग है जो हेमेटिन या ऐसे हीम बस भी कह देते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, हीम एक आयरन पोरफायरन होता है Fe। इसके केंद्र में लोहा यानी परमाणु रहता है। हीमोग्लोबिन का दूसरा भाग होता है ग्लोबिन। तो जो हीमोग्लोबिन है वो हीम और ग्लोबिन से बना है। हीम क्या होता है, एक आपका आयरन पोरफायरन होता है, और यह जो ग्लोबिन है जो रंगहीन होता है, प्रोटीन होता है यह ग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का 95% भाग जो होता है वो ग्लोबिन का ही बना होता है। अब देखिए दूसरी गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका परिवहन कैसे होता है, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कोशिकाओं से फेफड़ों तक हीमोग्लोबिन के द्वारा केवल 10 से 20% तक ही हो पाता है। अतः कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रुधिर परिसंचरण द्वारा और अन्य प्रकार से होता है जो निम्नलिखित हैं। तो जो हीमोग्लोबिन से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन है वो पूरा नहीं हो पाता, केवल 10 से 20% ही हो पाता है। तो बाकी जो CO2 बचेगा उसका परिवहन किस रूप में होगा, तो एक तो प्लाज्मा में घुलकर होगा और दूसरा बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है। तो प्लाज्मा के माध्यम से आप प्लाज्मा अवस्था पढ़ चुके हैं, किस क्या कहलाता प्लाज्मा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर प्लाज्मा में घुलकर कार्बनिक अम्ल बनाती है और कार्बनिक अम्ल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का 7%, तो मान के चलिए 20% यहाँ पर हो चुका है, मतलब लगभग में है तो 15 मानेंगे। 7% आपका प्लाज्मा के रूप में हो जाएगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड वो जल से संयोग करके कार्बनिक अम्ल बना देती है। फिर बाइकार्बोनेट के रूप में कितना हो जाता 70%। तो इस तरीके से फिर कार्बोमिनो यौगिक के रूप में 23%। तो लगभग में है ये डाटा। तो पूरा इस प्रकार से 100% आपके CO2 का परिवहन होता। तो पूछ लेगा किस किस रूप में होता है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, तो एक तो प्लाज्मा के रूप में, दूसरा बाइकार्बोनेट्स के रूप में और कार्बोमिनो के रूप में। अब तीसरा प्रकार होता है जो हमारे श्वसन का, वो होता है आंतरिक श्वसन। अब आप कहेंगे क्या इसके माध्यम से भी हम श्वास लेते हैं, तो नहीं, इसके माध्यम से हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा संचित रहती है और जो अंदर होता है इस कारण से इसको कोशिकीय श्वसन कहते हैं। जैसे हमारा बाह्य श्वसन था वो फेफड़ों के माध्यम से हो रहा था, तो उसे हम क्या कहते थे, फुफ्फुसीय श्वसन। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बाह्य श्वसन कहलाता है, तो फुफ्फुसीय श्वसन फुफ्फुस के माध्यम से हो रहा था। और यहाँ पर जो आपका
आंतरिक श्वसन है। ए आपकी ऊर्जा संचित करेगा और अंदर होगा, मतलब सेल्स में होगा, इस कारण से इसको कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है, कभी कभी आंतरिक श्वसन न देकर डायरेक्ट आपसे कोशिकीय श्वसन की बात करेगा। और यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, तो आपने पहले से ही पढ़ा होगा आक्सीय और अनाक्सीय श्वसन में अंतर, ठीक है। तो यही चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है, कौन सा आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, कौन सा कोशिका द्रव्य में होगा, किसमें कितने एटीपी ऊर्जा का निर्माण होगा, ये चीज़ें, ठीक है। तो देखिए इंटरनल रेस्पिरेशन, तो शरीर के अंदर रुधिर का एवं ऊतक द्रव्य के बीच होने वाले गैसीय विनिमय को आंतरिक श्वसन कहते हैं। यहाँ श्वसन होगा, ठीक है। तो किसके रूप में, शरीर के अंदर रुधिर और ऊतक द्रव्य के बीच में। तो अब जब हमने आपको कोशिका पढ़ाया था, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से सारे कोशिकांग बताए हुए थे कि कोशिका द्रव्य क्या होता है, जीव द्रव्य क्या होता है, केंद्रक द्रव्य क्या होता है। तो जिसने वो लेक्चर नहीं देखे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है सारे लेक्चर देखें, क्योंकि सारे के सारे आपके लेक्चर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक टॉपिक आपके दूसरे टॉपिक को अच्छे से समझने में बहुत ही हेल्प करता है। क्योंकि यहाँ पर आप जैसे आप अपने सब्जेक्ट में तो इतनी पकड़ बनाइए कि एक शब्द यदि आपको कोई दे दे तो आप उस पर 10 वाक्य बोल सकें, ठीक है। तो देखिए शरीर के अंदर रुधिर और ऊतक द्रव्य के बीच होने वाले गैसीय विनिमय को क्या कहेंगे, आंतरिक श्वसन। फेफड़े में होने वाला गैसीय विनिमय को बाह्य श्वसन कहते हैं। आंतरिक श्वसन कोशिका के अंदर होता है, इसीलिए इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। अब देखिए यह मानव कोशिका के अंदर होता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा पाचन के फलस्वरूप जो ग्लूकोज बनता है कोशिका के अंदर टूट जाता है और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कोशिकीय श्वसन में क्या होगा, हमें ऊर्जा प्राप्त होगी, ठीक है। अब जो आंतरिक श्वसन है 2 प्रकार का होगा। जिस तरह से बाह्य श्वसन हमने 2 प्रकारों में पढ़ा था, एक तो पढ़ा था श्वासोच्छ्वास और फिर हमने पढ़ा था गैसों का विनिमय। यहाँ पढ़ना है हमें अनाक्सीय श्वसन और ऑक्सीय श्वसन। तो अनाक्सीय श्वसन कोशिका द्रव्य में होता है, इस कारण से इसको कोशिका द्रव्य श्वसन भी कहते हैं। और ऑक्सीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनते हैं। अनाक्सीय श्वसन होता है, ऑप्शन देगा आपसे माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइबोसोम में, लाइसोसोम में, कोशिका द्रव्य में। तो याद रखेंगे अनाक्सीय और ऑक्सीय। अनाक्सीय मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा और ऑक्सीय श्वसन जो आपकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, ठीक। तो देखिए एक एक करके देखते हैं। अनाक्सीय श्वसन कहाँ होगा, कोशिका द्रव्य में। यही हमने लिख दिया है ताकि आपके दिमाग में बनी रहें चीज़ें। तो यहाँ देखिए बाह्य श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, नाम ही है अनाक्सीय, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, अनाक्सीय, ठीक है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में 1 पॉइंट अनाक्सीय श्वसन कहलाएगा। इसमें जटिल रासायनिक क्रियाओं के द्वारा ग्लूकोज जो है, जिसे कोशिकीय ईंधन कहते हैं, इसका आंशिक विखंडन। तो यहाँ पर ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। और अभी आप ऑक्सीय श्वसन पढ़ेंगे तो वहाँ ऑक्सीजन उपस्थित रहेगी, तो वहाँ जो ग्लूकोज होगा उसका पूर्ण विखंडन होगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट हो गए। एक तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, इसके बाद ग्लूकोज का आंशिक यहाँ पर विखंडन होगा। अब जब ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है तो 12 एंजाइमों की सहायता से कोशिका द्रव्य में एक क्रिया संपन्न होती है। इसके अंतर्गत होने वाला संपूर्ण जो प्रक्रम है वो ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। आपने 11th 12th में खूब चित्र बनाया होगा, इसका खूब रटा होगा। ग्लाइकोलाइसिस चक्र क्या कहलाता है, क्रेब्स चक्र क्या कहलाता है, और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हमने सोचा है जो कुछ भी श्वसन से संबंधित चीज़ें हैं उनको कवर कर लेंगे, ताकि आपकी कोई भी चीज़ छूट ना पाए और हर एक जहाँ से क्वेश्चन बनता है आप उसको टच कर पाएँ। तो देखिए यह ग्लाइकोलाइसिस जो संपूर्ण प्रक्रम होगा वो किस में होगा, ग्लाइकोलाइसिस में होगा, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ेंगे जो आपका ऑक्सीय श्वसन रहेगा, वो पूरी प्रक्रिया जो चलती है वो क्रेब्स चक्र में चलती है। तो ये भी याद रखना है कि कौन सा चक्र किस में होता है, ठीक। तो यहाँ 3 चीज़ें नकल करके आई। बाह्य श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है क्या कहलाता है आपका, अनाक्सीय श्वसन। कहाँ पर क्रिया होती है ये, तो कोशिका द्रव्य में होती है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन या आंशिक, तो यहाँ पर आंशिक विखंडन होता है। और यहाँ पर जो संपूर्ण प्रक्रम चलता है वो कहाँ चलता है, ग्लाइकोलाइसिस में। अब देखिए अनाक्सीय श्वसन में जो अंतिम उत्पाद बनता है वो पायरुविक अम्ल होता है। ये भी आपको याद रखना है। आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा है, सबसे अंत में क्या बनता था, पायरुविक अम्ल। तो यहाँ पर जो अंतिम उत्पाद है वो क्या होता है आपका, पायरुविक अम्ल होता है। अब कोशिका द्रव्य में अनाक्सीय श्वसन के फलस्वरूप जब अनाक्सीय श्वसन आपका कोशिका द्रव्य में होता है तो होने के बाद क्या बनता है, 4 अणु ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। तो 4 अणु ATP ऊर्जा बनती है, कितनी, 4 अणु, ठीक है। इनमें से 2 अणु ATP ऊर्जा जो है वो प्रक्रम के संपन्न होने में ही खर्च हो जाती है। इस प्रकार 2 अणु ATP का शुद्ध लाभ यहाँ पर होता है। तो इसमें 1 ग्राम अणु से ATP के 2 अणु बनते हैं। ये आपको याद रखना है, क्योंकि बनता तो टोटल 4
तैयार है, लेकिन 2 जो ATP अणु हैं वो पेक्राम में ही खर्च हो जाते हैं। तो बचता कितना है, तो 2 बचता है। तो 1 ग्राम ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से, यहाँ आंशिक ऑक्सीकरण हो रहा है, तो कितने अणु बनते हैं ATP के? 2 अणु बनते हैं। और 1 ग्लूकोज के अणु से केवल कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 54 किलो कैलोरी ऊर्जा यहाँ मुक्त होती है। तो आपको पहले ही बता दिया था कि जो आपका आंतरिक श्वसन होता है, जो आपका कोशिकीय श्वसन होता है, इसमें हम श्वास नहीं लेते बल्कि इसमें ऊर्जा बनती है हमारे शरीर में, जो कि हमारे शरीर में श्वसन तंत्र में हमें हेल्प करती है। ठीक है, तो याद रखेंगे, इसमें 4-5 पॉइंट हो गए। अनाक्षी श्वसन कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, इसमें संपूर्ण पेक्राम ग्लाइकोलिसिस में चलता है। अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो पायरुविक अम्ल होता है। इसके अलावा इसमें 1 ग्राम ग्लूकोज से कितने अणु बनते हैं? टोटल तो बनती है 4 ATP अणु की ऊर्जा, लेकिन 2 यहीं पर खर्च हो जाती पूरे पेक्राम में और 2 शेष बचती है। तो 1 ग्राम ग्लूकोज से कितने अणु बने ATP के? 2 अणु बनते हैं। इसके बाद 1 ग्लूकोज अणु से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 54 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ग्लूकोज अणु के आंशिक विखंडन के कारण उनसे लगभग 7% ऊर्जा ही मुक्त हो पाती है। कितनी? 7%। नेक्स्ट है, यह जो पेक्राम है ये कहाँ चलता है? तो जो आपके अवायवीय जीवाणु होते हैं ईस्ट और आंतरीय परजीवियों में, मतलब आंत में जो परजीवी पाए जाते हैं उनमें ये होता है। तो इनके एग्जाम्पल हैं, याद रखेंगे। अब देखिए, जो ग्लाइकोलाइसिस चक्र है इसके बाद क्या होता है? क्रेब्स चक्र प्रारंभ होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी पूछ लेता है तो वो कहलाती है एसीटाइल CA। आपको याद रखना है, ये नोट पॉइंट में हम आपको हाईलाइट कर देते हैं। इन चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपके पूछेगा ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी क्या कहलाती है? तो एसीटाइल CA कहलाती है। जैसे हम कहते हैं ना, कवक और जीवाणु के मध्य का संबंध क्या कहलाता? सहजीवी संबंध लाइकेन कहलाता। उसी तरीके से आपको याद रखना है। अब देखते हैं ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पर पहले ही हमने इंक्लूड कर दिया है ताकि आप समझ पाएँ। अनाक्षी श्वसन कोशिका द्रव्य में, मतलब कोशिका द्रव्य कहलाता क्या है? जो कोशिका के अंदर, जिसमें सारे के सारे कोशिकांग पाए जाते, जो चिपचिपा तरल पदार्थ होता, जेली जैसा पदार्थ, वही तो कहलाता आपका कोशिका द्रव्य। अब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सीवेंडा ने, किसने? इसे बायोब्लास्ट नाम दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने कोशिकांगों में आपको पढ़ाई हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को कहते ही क्या है? तो कोशिका का रसोई घर, रसोई घर नहीं, रसोई घर तो क्लोरोप्लास्ट होता है। यहाँ कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहलाता है। क्या? ऊर्जा घर कहलाता है, बिजली घर जिसको कहते हैं। ठीक है, तो जो ऑक्सी श्वसन है यह एक कौन सा श्वसन है? कोशिकीय श्वसन। ठीक है, कोशिकाओं के अंदर हो रहा है। यह चरण कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। एक फैक्ट, इस चरण में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला और अनेक एंजाइमों की सहायता से पायरुविक अम्ल का पूर्ण ऑक्सीकरण यहाँ पर हो जाता है। यह चक्र कब होता है? ग्लाइकोलाइसिस के बाद चलता है और इसमें क्रेब्स चक्र चलता है। तो वहाँ का अंतिम उत्पाद क्या था? पायरुविक अम्ल। तो उसका यहाँ पर पूर्ण ऑक्सीकरण होगा और अंत में जो CO2 होगी और जल उत्पाद के रूप में बनेंगी और ढेर सारी ऊर्जा मुक्त होगी। तो यहाँ पर जो ATP अणु में संचित हो जाएगी और इस चरण के अंत में 36 ATP के अणु प्राप्त होते। वहाँ कितने? 2 ATP अणु प्राप्त हो रहे थे, लेकिन यहाँ कितने? 36 ATP अणु ऊर्जा प्राप्त होगी। इस प्रकार संपूर्ण कोशिकीय श्वसन में 1 अणु ग्लूकोज से 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 अणु ग्लूकोज के पूर्ण विखंडन, यहाँ क्या होगा? पूर्ण ऑक्सीकरण होगा, पूर्ण विखंडन होगा। इसके फलस्वरूप कुल ऊर्जा का लगभग 55 से 60% तक ही जीव को उपलब्ध हो पाता है और शेष ऊष्मा ऊर्जा के रूप में ह्रासित हो जाती है। इस तरह से होगा, ह्रासित हो जाती है। 1 ग्लूकोज अणु से यहाँ कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? तो 686 किलो कैलोरी ऊर्जा यहाँ पर मुक्त होगी। ये आपको याद रखना है। यह कहाँ होता है? तो यह अधिकांशतः जंतु और पेड़ पौधों में देखने को मिलता है और क्रेब्स चक्र के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। आंतरिक श्वसन के फलस्वरूप हम श्वास नहीं लेते बल्कि ऊर्जा का निर्माण करते हैं और बाह्य श्वसन में क्या करते हैं? श्वास लेते हैं। बाह्य श्वसन को और क्या कहते हैं? फुफ्फुसीय श्वसन। और इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे आपके आंतरिक श्वसन को क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन, क्योंकि कोशिकाओं के अंदर होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए। एक बार पूछ लिया गया था कि टीबी कहलाता क्या है? तो ये कोई रोग नहीं, यहाँ देखिए टीबी का फुल फॉर्म होता है टाइडल वॉल्यूम।
तो एक बार में हम जितनी सांस लेते हैं तथा जितनी सांस छोड़ते हैं उसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं या टीवी कहते हैं। तो एक बार में ली गई श्वास और छोड़ी गई श्वास को क्या कहते हैं? टाइडल वैल्यू कहते हैं। मनुष्य में श्वास लेने की क्रिया कितनी होती है? तो बेसिकली पूछा गया है सामान्य मनुष्य में तो 12 से 15 बार प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में 12 से 15 बार लेता है। और सामान्य श्वसन के दौरान लगभग कितना? तो 1500 मिलीलीटर वायु फेफड़ों के माध्यम से हर समय भरी रहती है। इसे फेफड़े की कार्यात्मक अवशेष सामर्थ्य कहते हैं, फंक्शनल रिजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, इसके बाद आता है टोटल लंग्स कैपेबिलिटी। तो एक बार में अधिकतम ली गई वायु, मतलब जितनी अधिक से अधिक हम वायु ले सकते हैं, श्वास ले सकते हैं, उसको टोटल लंग्स यानी फेफड़ों के द्वारा कितनी क्षमता है, मतलब अधिकतम वायु ग्रहण करने की, तो वो होती है आपकी अधिकतम, उसी को TLC कहते हैं। और TLC लगभग 6000 मिलीलीटर या 6 लीटर होती है। नेक्स्ट है, जब कभी श्वास लेने में हम किसी बीमारी के कारण परेशान होते हैं, मतलब कोई बीमारी हो जाती है तो श्वास लेने में दिक्कत आती है, तो हम वेंटिलेटर मशीन पर पड़े रहते हैं और वहाँ पर कृत्रिम श्वास हमें दी जाती है। और इस जो कृत्रिम श्वास होती है इसमें ऑक्सीजन के साथ आपको हीलियम मिला करके दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन होती बहुत भारी होती है और वेंटिलेटर का जो प्रयोग है वो ICU में किया जाता है, ICU इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं कि अधिक गहराई पर जाने वाले जो गोताखोर हैं वो अपने सिलेंडर में कौन सी गैस ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम। ठीक है, क्योंकि हीलियम छोटी गैस होती है और ऑक्सीजन भारी होती है, तो मिला करके ले जाते हैं। नेक्स्ट है, पानी में कम गहराई तक यदि कोई गोताखोर जा रहा है, अधिक गहराई तक जाएगा तो ऑक्सीजन और हीलियम का सिलेंडर लेकर जाएगा, लेकिन यदि कम गहराई वाले पानी में जा रहा है तो वहाँ पर सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस ले जाएगा? नाइट्रोजन ले जाएगा। वयस्क मानव जो होगा वो 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेगा? तो 14 से लगभग 18 बार। और छोटा बच्चा 1 मिनट में कितनी श्वास लेता है? तो 14 से लगभग 30 बार। ठीक है, तो ये बेसिक डाटा रहा। तो आज की सेशन में इतना ही। अब कई चीज़ें यहाँ पर श्वसन के बारे में छूट गई हैं कि मानव में श्वसन किस माध्यम से होता है, आपके जो मेंढक होते हैं उसमें श्वसन, जलीय जीवों में, मछलियों में श्वसन। तो जैसे जो श्वसन के माध्यम है कि कौन से जीव जंतु किस माध्यम से श्वास लेते हैं वो देखना है। इसके बाद कृत्रिम श्वसन के बारे में और कुछ चीज़ें छूट गई हैं वो देखना है। ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स चक्र के बारे में बेसिक चीज़ें देखनी हैं। तो एक सेशन और लाएंगे श्वसन तंत्र के बारे में, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका छूट ना पाए, हर एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। और यदि इस सेशन में आपका कोई डाउट बन रहा है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। क्लास कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में व्यक्त करें। धन्यवाद।